नहीं आप चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर सारे लोग आ गए तो अटेंडेंस ले ली जाए या फिर अभी नहीं ली जाए। 18 लोग तो नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए, कंप्यूटर साइंस क्या चीज होती है, तो साइंस क्या चीज होती है या साइंटिस्ट क्या होता है। साइंस लॉ ऑफ नेचर को पढ़ना और उसमें कोई चीज इन्वेंट करना थ्रू रिसर्च इज साइंस। तो कंप्यूटर साइंस क्या है, जाहिर सी बात है आपने मैथ्स पढ़ी और फिजिक्स पढ़ी और कुछ चीजें इजाद की जिसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। तो कंप्यूटिंग सिस्टम्स यानी सॉफ्ट हार्डवेयर की बात हो रही है। फिर डिजाइन मेथोडोलॉजी यानी किस तरह से सॉफ्टवेयर बना जाएगा। इसी तरह से एल्गोरिदम लॉजिक कैसे लिखी जाएगी, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट केस। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बन गई हैं। ठीक है ना, मेथड ऑफ एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। अब ये इसी तरह से डेटाबेस, आपने बहुत सारी डेटाबेस हैं जो आपने बना ली हैं या बन गई हैं। इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेज है जो बन गई हैं। ठीक है ना, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये चीजें बनाएगा नहीं। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कभी ये नहीं कहा जाएगा कि नया कंपाइलर लिखो, नया डेटाबेस लिखो। वो लिख दिया किसी ने, साइंटिस्ट वाले उसको बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। व्हाट एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल डू, will use those technology या methodology available to develop a very efficient software. For example, अगर आपको बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है या for example आपको किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इन चीजों को, डेटाबेस को यूज करेंगे, कोई एक लैंग्वेज यूज करेंगे और SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज करेंगे, एल्गोरिथम को यूज करेंगे और जबरदस्त सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, वेरियस स्टेजेस, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, वेरियस स्टेजेस करेगा। और फिर कैसे प्लान करना है, कैसे सूटेबल स्किल चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट लेने के लिए अलग स्किल चाहिए, आर्किटेक्ट के लिए अलग स्किल चाहिए, कोडिंग के लिए एक अलग स्किल चाहिए, टेस्टिंग के लिए अलग स्किल चाहिए। तो ये सारी चीजों का मेथोडोलॉजी और स्किल सेट के साथ इन चीजों को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो फोकस यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर फोकस जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, तो जो आपने साइंस या लॉ ऑफ नेचर पढ़ लिया उसको किसी सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करना। जैसे ये साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट ने व्हील इजाद कर दिया तो आप उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एज एन इंजीनियर साइकिल बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी ने इलेक्ट्रिक मोटर बना दी है तो आप उससे पंप बना सकते हैं, लिफ्ट बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंपाइलर बना दिया है C++ का या जावा का या डेटाबेस बना दिया है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। प्लानिंग, सॉरी, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोग्रामिंग एक सबसेट है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर को कोड करती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो पूरा एक मेथोडोलॉजी है। उसमें आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोसेस को यूज करना, स्किल सेट को यूज करना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सुपर सेट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग इज ए सबसेट। ठीक है, अब जरा लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ये पूछा भी था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ अब हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को या डिफरेंट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखेंगे, बहुत थोड़ा सा देखेंगे। ये पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, तो व्हाट इज लाइफ साइकिल मॉडल। तो a life cycle model is a description of sequence of activities। लाइफ साइकिल का मतलब है, जैसे लाइफ होती है ना, पैदा होता है बच्चा, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसका इंतकाल होता है, तो लाइफ साइकिल। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, तीसरा, तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या होगा, एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ दीज एक्टिविटीज, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल होता है, शुरू कैसे होगा, दरमियान कैसे होगा, और वो खत्म कैसे होगा, और इस सबके ऊपर पैरेलल एक्टिविटीज कैसे होंगी। तब जरा देखते हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके अलावा एक मैनेजमेंट भी होती है जो कि हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, पहला काम आप रिक्वायरमेंट लेंगे,
उसको एनालाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर आप एक डिजाइन टीम को देंगे, डिजाइन टीम उसका क्या करेगी, आर्किटेक्ट बनाएगी या उसका डिजाइन बनाएगी, ठीक है ना। और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद आप कस्टमर को देने से पहले चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग करेंगे और जब सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर आप कस्टमर को दे देंगे, डिप्लॉय करेंगे। ये एक साइकिल है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डिफरेंट तरीके से कैसे हो सकता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट लेने का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट लेने का मतलब है जाएंगे, मीटिंग करेंगे, कस्टमर की तक से बातें करेंगे, सवालात करेंगे और फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो शायद 2 घंटे की मीटिंग करेंगे, लेकिन अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो कई मीटिंग करेंगे, प्रॉब्लम 1 हफ्ते तक जाएंगे या 3 मीटिंग 4 मीटिंग करेंगे आधे आधे दिन की, और फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर उसको एक डॉक्यूमेंट एक खास टेम्पलेट में होगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये डिस्क्राइब करेगा कि प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे। उसके बाद फिर ये बनाने के बाद आप अगर आर्किटेक्ट भी आप खुद हैं तो आप खुद करेंगे, वरना फिर आप नॉर्मली एक आर्किटेक्ट खुद दे देंगे। बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में एक अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है ना। बीए अलग होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अलग होता है, एक इंजीनियर अलग होता है। उसके बाद ये आप उठा के दे देंगे आर्किटेक्ट को, सॉफ्टवेयर डिजाइनर को, ठीक है, जिसने बड़े बड़े सिस्टम बनाए होंगे, जिसको एक्सपीरियंस होगा, वो साथ आपके बैठेगा और फिर वो मॉड्यूल को फीड देखेगा, और ठीक है, डेटाबेस डिजाइन, और फिर डेटाबेस डिजाइन को अलग अलग मॉड्यूल में डालेगा और उसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देगा किस तरह से अलग अलग करना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप उसको कोडिंग करवाएंगे और उसको या इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट कहते हैं उसको, या प्रोग्रामिंग कहते हैं, या कोडिंग कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी है जिसको कहते हैं रैशनल यूनिफाइड मॉडल, उसमें इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। कोडिंग हो जाएगी, उसके बाद टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में क्या करेंगे, आप प्रोग्राम को चलाएंगे, रन टेस्ट टू वेरीफाई द प्रोग्राम वर्क करेक्टली, यूजली टेस्ट फॉर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इस टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स कई तरह की होती है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, उसको, ठीक है। ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं कि हम उसके अंदर नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, टेस्ट करेंगे, और जो भी रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट करेंगे। यानी अगर सारे टेस्ट सही हैं तो आप इसको रिलीज कर देंगे, अगर सारे टेस्ट नहीं है तो बग रिपोर्ट प्रोग्रामर को देंगे या कोडर को देंगे कि भाई इसको सही करो। तो उसके लिए टेस्ट करना और बग रिपोर्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। अब ये टेस्टिंग की टाइप्स हैं। टेस्टिंग जो होती है, अगर प्रोग्रामर है और उसने खुद ही कोड लिखा है तो आगे देने से पहले वो अपनी लॉजिक को टेस्ट करेगा, प्रोग्राम के फीचर्स को चेक करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट। यानी अगर मैंने 1 दिन की प्रोग्रामिंग की है या 3 दिन की प्रोग्रामिंग में कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैं देने से पहले खुद ही चेक करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट। तो जो प्रोग्रामर ने लिखा होता है वो उसकी टेस्टिंग करेगा, फिर प्रोग्रामर ने जो कुछ लिखा हुआ है वो करने के बाद कुछ और लोगों के सॉफ्टवेयर से भी जुड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल टेस्टिंग, ठीक है। फिर वो मॉड्यूल जाके और पूरे सिस्टम के इंटीग्रेट होगा, तो टेस्टिंग होगी। तो मॉड्यूल की टेस्टिंग, सिस्टम की टेस्टिंग जो है वो प्रोग्रामर खुद नहीं करेगा, वो टेस्ट इंजीनियर करेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आखिरी वाली चीज क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ये वो टेस्टिंग है जो आप नहीं करेंगे, ये यूजर करेगा। यूजर को जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं टेस्टिंग के बाद, तो यूजर देखता है कि अपना सिनेरियोज डाल के, डेटा डाल के, कि ये सही चल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली टेस्टिंग बहुत इंटेंसिव होती है, यानी हर स्क्रीन पे सारे सिनेरियो चला के देखते हैं, ये कुछ कुछ चलाएगा तब देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूएटी। इसको बकायदा यूएटी कहा जाता है। यूएटी का मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये वो टेस्टिंग है जो टेस्ट इंजीनियर करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। तो देर इज ए रोल कॉल्ड टेस्ट इंजीनियर। तो ये टेस्ट इंजीनियर कर रहा है, ये यूजर कर रहा है। अच्छा, बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती है तो कस्टमर चिढ़ जाता है, कहता है मैं आपका टेस्ट इंजीनियर नहीं हूँ। तो ये उसको मेंटली तैयार करना पड़ता है कि भाई ये जितने स्क्रीन है वो आपको चला के चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आप रन टाइम पे तो नहीं इसको चेक कर सकते, पहले चेक करेंगे फिर हम इसको लाइव करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल नहीं समझ में आ रही? एनीथिंग? क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पैराडाइम का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पैराडाइम है। अभी सारे पैराडाइम का एक नाम है जिसको हम कहते हैं प्लान ड्रिवन। तो ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो इसको बहरहाल देख लेते हैं। तो लाइक एवरी, अब चलिए पढ़ लीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब लाइक एवरी अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पास भी कुछ मेथडोलॉजी है। तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जरा हटा देते हैं, जरा सोचते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग हो और अगर आपको एक ब्रिज बनाना हो, किसी नहर के ऊपर पुल बनाना हो, या कोई रोड पे एक बड़ा सा ब्रिज बनाना हो, या कोई 15 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, तो एक तरीका कार है ना उसका। ब्रिज बनाना है तो छोटी नहर है तो कैसे बनेगा, बड़ी नहर है या बड़ा दरिया है तो कैसे बनेगा। सीमेंट का बन सकता है, लोहे का बन सकता है। तो सीमेंट का बनेगा तो पहले उसके पिलर डाले जाएंगे, फिर उसके ऊपर, है ना, देयर इज अ मेथड। ठीक है ना, देयर इज अ प्रूवन मेथड जो आप अप्लाई करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी है कि आज से 30 साल पहले आप सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो तो जैसे जैसे आपको समझ में आता था आप बना लेते, लेकिन 30 साल 35 साल में, 30s, बल्कि 50 साल हो गए अब तो सॉफ्टवेयर बनाते हुए, 70 से लेकर आज तक। तो 50 साल में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीख लिया है, और क्या करना है वो भी सीख लिया है। तो जो करना है उसका एक तरीका कार है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम। तो उसका प्रूवन मेथड है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कि कोई मेथड अच्छा या बुरा नहीं होता है, नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेबसाइट बनानी है, एक छोटा सा लेस रिस्की प्रोजेक्ट है, इसमें रिस्क कम है और काम भी थोड़ा सा कम है, तो वो बनाने का तरीका कुछ और होगा। लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका तरीका कुछ और होगा। उसमें हर चीज को वेरीफाई करते हुए चलना होगा, हर चीज का रिस्क देखते हुए चलना होगा। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, हम जरा देखते हैं। फिर आपको कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट टीम भी देखनी होगी कि ये वाले, ये आदमी है कि नहीं है जिससे ये काम करवाना है, ये आदमी है कि नहीं है जिससे आपने काम करवाना है। ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे ये बहुत जरूरी हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे अगर आपने एक कमरा बनाना है तो मिस्त्री को बुलाया और बनवा दिया, लेकिन एक 15 मंजिला बिल्डिंग बनवानी है तो फिर आपको मालूम है कि जो 9th फ्लोर है, 10th फ्लोर है, उस पे से पानी अगर लीक हो गया तो नीचे तक इम्पैक्ट करेगा, बिजली अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो इंजीनियरिंग यानी हर चीज अलग अलग हो, कोई ये सब ना हो, तो वो उसमें आपको आर्किटेक्ट बनाना है एक इंजीनियरिंग को। तो ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये एक तरीका कार है वाटरफॉल, देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको क्लासिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, लीनियर सीक्वेंशियल भी कहते हैं, इसको वाटरफॉल भी कहते हैं। ये देखिए, सीक्वेंशियल इसलिए है कि ये रिक्वायरमेंट ली, उसके बाद डिजाइन, कोड, टेस्टिंग, ये करने के बाद जब सॉफ्टवेयर सही हो गया तो फिर हम कस्टमर को दे देते हैं और यहाँ से मेंटेन करते हैं। तो ये सीक्वेंशियल है। ठीक है, वाटरफॉल इसलिए कहते हैं कि जब तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी, जैसे वाटरफॉल है, एक प्याला ये रखा हुआ है, एक प्याला ये रखा हुआ है, तो जब तक ये भरेगा नहीं पानी का तो जहां नीचे नहीं गिरेगा, ये भरेगा नहीं तो प्याला नीचे नहीं गिरेगा। तो इसलिए वाटरफॉल भी कहते हैं, नाम उससे पड़ा है। ठीक है, तो जब तक एनालिसिस नहीं खत्म होगी या रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होगी आप डिजाइन में नहीं जा सकते। तो कंप्लीट होना जरूरी है। अब इसको हम देखेंगे, हम इसको ब्रेक भी कर लेते हैं, इसको हम आगे इंक्रीमेंटल में देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये है। ठीक है, तो हर एक की ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ टास्क, यानी आप रिक्वायरमेंट अगर आप ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा काम करेंगे, मीटिंग करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे,
और फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ईच और मोर वर्क प्रोडक्ट का मतलब है प्रोसेस का आउटपुट इज ए वर्क प्रोडक्ट। ठीक है, each new phase is begun when the work product of the previous phase has completed, frozen and sign off। तो डिजाइन आप नहीं शुरू कर सकते जब तक कि ये एसआरएस ना बन गया हो। वर्क प्रोडक्ट का मतलब है एसआरएस, मतलब किसी भी आउटपुट का, प्रोसेस का आउटपुट। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट का आउटपुट क्या है? एसआरएस या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट फ्रोज होगी, साइन ऑफ होगी, तब तक आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से डिजाइन जब तक कंप्लीट नहीं होगी आप कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग खत्म होगी तो फिर आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका। इसके वाटरफॉल के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। बस ये वाटरफॉल आपको मालूम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये रिक्वायरमेंट ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये है कि अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है और कस्टमर क्लूलेस, का मतलब है कस्टमर को खुद नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें उसको प्रॉब्लम पता होता है लेकिन उसको नहीं पता होता कि करना क्या है। तो फिर आप प्रोटो बनाते हैं, कुछ चीज बना के दिखाते हैं। बनाने के लिए आप टूल्स भी बना सकते हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर आप कागज पेंसिल पे उठा के एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे आप कस्टमर के साथ? ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, बॉक्स है, आप कस्टमर के साथ बैठेंगे और आप उसके साथ पूछेंगे क्या करना है। फिर वो बताएगा, फॉर एग्जांपल बताएगा मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, इस तरह की स्क्रीन चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप? नॉर्मली इस तरह के उसमें ऐसे रूम में बैठ जाते हैं जहाँ बोर्ड अवेलेबल हो, बोर्ड पे आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिजाइन करके उसको दिखाते हैं, या कागज पेंसिल पे कर लेंगे, उसको दिखाएंगे कि भाई देखो यही चाहिए ना तुमको। वो देखता है, उससे बातचीत होती है, वो कहता है ठीक है, फिर आप उसको आगे चले जाते हैं। अगर वो कहता है नहीं, तो फिर आप उसको मिटा के कुछ और बना देते हैं। तो प्रोटो बनाने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट जब समझ में नहीं आती तो आप कुछ बना के दिखाते हैं उसको उसी वक्त। ठीक है, या कहते हैं कि चले थोड़े दिन बाद बना के दिखाऊंगा। तो टूल्स भी अवेलेबल होते हैं प्रोटोटाइपिंग के। तो जब कस्टमर का प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन नहीं पता, जैसे कुछ चीजें तो है ना जिसका ज्यादातर चीजें बन चुकी हैं, लाइब्रेरी का सिस्टम बन गया, ईआरपी बन गया, ये सारी चीजें, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है जिसका अभी तक नहीं पता, तो फिर आप कस्टमर के साथ बैठ के प्रोटो बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं? उससे साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, एक कागज पेंसिल पे बना लेते हैं, या फिर आप बोर्ड पे बना लेते हैं, या फिर आप टूल्स यूज करते हुए कोई एक्सेल की शीट या पावर पॉइंट बना के कहते हैं यही चाहिए, फिर वो कहता है यस, तो फिर आप उसको बना के फुल स्केल पे डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक प्रोटो बनाने का? प्रोटो क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि कस्टमर को समझ खुद नहीं आ रहा है और हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बना बना के देते हैं। ठीक है, यानी उसको वेरीफाई करवा लेते हैं कि भाई यही चाहिए ना आपको, प्रॉब्लम तो ये है, इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, इस तरह की स्क्रीन चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए, या कोई डैशबोर्ड है या कोई रिपोर्ट है इस तरह की। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। स्पाइरल। अब स्पाइरल, अगर बाइंडिंग आपने देखी हो तो एक ये ना एक स्पाइरल है। ठीक है, तो स्पाइरल क्या चीज होती है? इस स्क्रीन से मैं आगे जाता हूँ फिर वापस ले आऊंगा। चलिए, एक ये स्पाइरल है, देखिए ये दिख रहा है आपको स्पाइरल? ये पहला स्पाइरल यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरा स्पाइरल चला, फिर तीसरा स्पाइरल चला। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग हो रही है। अब ये इस तरह से नहीं होगी, प्लानिंग पार्ट छोटा होगा, रिस्क एनालिसिस पार्ट छोटा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो इंजीनियरिंग का जरा बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, ये कहीं से पिक्चर कॉपी की है, इस तरह से है, वरना नॉर्मली रिस्क वाला जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो अब जरा पढ़ लेते हैं पीछे जाके। तो प्लानिंग क्या करती है, रिस्क एनालिसिस क्या करता है, जरा पढ़िए। ठीक है, अब ये कपल्स आइटरेटिव नेचर ऑफ द प्रोटोटाइपिंग, यानी इसमें अगर कोई चीज ऐसा है कि समझ में नहीं आ रही तो आप प्रोटो भी बना सकते हैं विद द कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक एस्पेक्ट ऑफ लीनियर सीक्वेंशियल। जो इंजीनियरिंग है वो लीनियर सीक्वेंशियल से होगी, लेकिन उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे,
और रिस्क को एनालाइज करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क बहुत हाई हो, ठीक है, जान का खतरा हो या कोई डिफेंस का सिस्टम बन रहा है, जैसे F-16 का जो टारगेट लॉक करना है मिसाइल का, तो अब उसमें सेकंड्स हैं, या तो आप की जान जाएगी या दुश्मन की जान जाएगी, तो इसमें बहुत ही रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको फिर आप नॉर्मल वाटरफॉल से नहीं करेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो प्लान करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, नहीं सॉरी, रिस्क देखेंगे, फिर आप उसको डिजाइन करेंगे, चला के देखेंगे, फिर आप कस्टमर के साथ बैठेंगे, कस्टमर कहेगा सही है तो फिर आप उसको और बड़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप। तो with each iteration around the spiral, progressively more complete version of the software are built. ठीक है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन पहले आप थोड़ा सा बनाएंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उस पर देखेंगे क्या रिस्क है, फिर ये बनाएंगे। ये बड़ा सा पार्ट होगा इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट। फिर वो कस्टमर के साथ बैठेंगे, आप कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर कहेगा ठीक है, फिर आप एक और स्पाइरल चलाएंगे, फिर आप। तो ये थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें रिस्क, जो प्रोजेक्ट रिस्की हैं, वो इसी तरह से बनाने चाहिए, थोड़े थोड़े, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक मिसाइल डिजाइन कर रहे हैं, या अगर आपको चांद पे जाना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी इसमें बहुत, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 2000 मील पे एक मिसाइल फाइल करना है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नैनो मिलीमीटर में भी थोड़ा सा डेविएट हो रहा है अपने टारगेट से, तो 2000 मील पे जाके वो 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट अब आप डिफरेंट पैराडाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सीखने की जरूरत है कि इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। आप बहुत सारे मेथडोलॉजी को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, उसके फायदे पढ़ेंगे, उसके नुकसान पढ़ेंगे। फिर आपको जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोजेक्ट करना है। तो नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो आप वाटरफॉल या स्क्रम को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के साथ जाते हैं या किसी ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ जाते हैं, तो फिर आपको किसी और मेथडोलॉजी से सॉफ्टवेयर बनाना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इंक्रीमेंटल, अब ये अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में हैं और बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पूरे बैंक के सॉफ्टवेयर को, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पर्सनल लोन, ये जो भी है उसके बैंकिंग के जो 8-9 मॉड्यूल होते हैं, उसको पूरा रिक्वायरमेंट देने के बजाय मॉड्यूल वाइज डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक कंपोनेंट ले लिया, उसको डेवलप कर लिया, फिर दूसरा ले लिया, उसको डेवलप कर लिया, और करते वाटरफॉल से ही है, या वाटरफॉल के भी मॉडिफाइड वर्जन से करते हैं, लेकिन उसको इंक्रीमेंटल बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, ईच कंपोनेंट्स डेवलप सेपरेटली and integrated until all components are developed, ठीक है। तो any life cycle can be used, but normally हम waterfall को देखेंगे। Incremental approach allows specialist का मतलब है requirement लेने वाला सिर्फ requirement लेगा, architect बनाने वाला अलग आदमी होगा, कोडर अलग होंगे, टेस्ट इंजीनियर, तो स्पेशलाइज रोल। तो हम जरा देखते हैं आगे डायग्राम में सेपरेटली डेवलप का क्या मतलब है, स्पेशलाइज रोल का क्या मतलब है, और ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस का क्या मतलब है, जरा ये देखिए। अब ये वही है वाटरफॉल, अगर आपको नजर आ रहा है, रिक्वायरमेंट लेना, डिजाइन, कोड एंड टेस्टिंग। लेकिन हमने क्या किया, इसको पूरे बैंकिंग को या सप्लाई चेन को या जो भी बड़ा सॉफ्टवेयर है ईआरपी है, उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर गया। ईआरपी है तो सेल्स का सिस्टम, सप्लाई का, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम, परचेज का सिस्टम, फाइनेंस का सिस्टम, एचआर का सिस्टम, जो भी है 10-12 मॉड्यूल है। तो हमने एक की रिक्वायरमेंट ली और उसको अब ये स्पेशलाइज फोकस है, लेकिन आप लाल रंग का अलग है, ग्रीन कलर का अलग है, तो ये वो ही लोग काम करेंगे जो बीए ही लेगा रिक्वायरमेंट, ये पूरी रिक्वायरमेंट बीए लेगा, ये रिक्वायरमेंट बीए लेगा, ये आर्किटेक्ट है, ये कोडर्स हैं बहुत सारे। तो स्पेशलाइज्ड
पार्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा कि बड़े सॉफ्टवेयर को आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेक कर लिया का मतलब है आपने पूरा सिस्टम की रिक्वायरमेंट लेते हैं और फिर आप उसको करते हैं। सपोज ये 4 मॉड्यूल हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक पहले बनाया, फिर इसको कस्टमर को दे दिया, फिर आपने दूसरा बनाया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर तीसरा बनाया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। बड़ी टीम है तो 2-2 चीजें एक साथ बन रही हैं, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीमेंट में बन रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। समझ में आ रहा है कि पूरा सॉफ्टवेयर बनाने से बजाय हम थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाते हैं, कस्टमर को दिखाते जाते हैं। तो दैट्स अ बेटर अप्रोच इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये नजर आ रहा है, ये वाटरफॉल है, लेकिन वाटरफॉल को हम थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। एनालिसिस डिजाइन एक मॉड्यूल के लिए कर रहे हैं, फिर दूसरे के लिए कर रहे हैं, तीसरे कर लिए हैं, तो इसमें गलती का चांस जरा कम हो जाता है। कोई चीज है तो यही रिकवर हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, फिर आगे जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात? इंक्रीमेंट समझ में आ रहा है? जी सर चलो क्लियर है, इंक्रीमेंट वो जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी हम थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। एक मॉड्यूल बनाया, फिर इसको दूसरा, जैसे ईआरपी है, ईआरपी भी देख लीजिएगा। एपीआरपी में 4-5 मॉड्यूल होते हैं, कहीं बड़े ज्यादा मॉड्यूल होते हैं, तो एक मॉड्यूल बनाया होगा, फिर दूसरा बनाया होगा, फिर तीसरा बनाया होगा। तो दैट्स हाउ यू डेवलप। और मेथोडोलॉजी वही पुरानी वाली मेथोडोलॉजी है कि रिक्वायरमेंट लो, डिजाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो थोड़ा सा, फिर ठीक है आगे चलते हैं। ये एक मॉडल है जो किताबों में पढ़ाया जाता है, और वी मॉडल इसलिए कहते हैं, खैर सॉफ्टवेयर हाउस में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन बहरहाल यूज होता होगा, मैंने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। बहरहाल सिस्टम जब आप देखेंगे तो सिस्टम के साथ आप ये सामने वाली जो चीज है ना, ये कलर मैंने इसलिए किया हुआ है कि अगर आप सिस्टम इंजीनियरिंग देखेंगे तो फिर आप देखेंगे इसको टेस्ट कैसे करना है। रिक्वायरमेंट देंगे तो आप भी देखेंगे इस रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कैसे करना है, तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, वैलिडेशन टेस्टिंग कैसे होगी। तो सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपस में इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ के टेस्टिंग कैसे करेंगे, यानी इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अलग अलग मॉड्यूल में मैं तोड़ रहा हूँ। जैसे अभी देखा ना आपने, 4 मॉड्यूल में मैंने ब्रेक कर लिया, तो 4 मॉड्यूल में अलग अलग बनाया, चीजें कर ली, सारी चीजें, फिर इंटीग्रेट कैसे होंगी, ये चीज यहाँ से कैसे जाएगी, ठीक है। तो मुझे मालूम होना चाहिए, अगर मैं सेल्स का मॉड्यूल बना रहा हूँ तो सेल से पहले मुझे प्रोडक्शन का मॉड्यूल कैसे इंटीग्रेट होगा, प्रोडक्शन से पहले उसमें रॉ मटेरियल कैसे परचेज होगा, तो ये सारे मॉड्यूल कैसे इंटीग्रेट होंगे। और जब कोड कर रहा हूँ तो मैं यूनिट टेस्टिंग कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली वी का मतलब है, जब ये वाला पार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट उसके साथ होगा, ये वाला पार्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे तो रिक्वायरमेंट के साथ वैलिडेशन टेस्टिंग और भी चीजें हो गई हैं इसके साथ। वैसे अभी सारी चीजें मिल के आती हैं। जैसे आप वाटरफॉल के अंदर आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, 2 चीजें और लेते हैं, 3 चीजें और लेते हैं। रिक्वायरमेंट तो लेते हैं, इसको कहते हैं फंक्शनैलिटी, लेकिन आप क्या करते हैं, सक्सेस क्राइटेरिया पूछते हैं इससे, और अजम्पशन पूछते हैं, और फिर आप कंस्ट्रेंट पूछते हैं। ये सारी चीजें आप पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है रिक्वायरमेंट के साथ कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है। अब कंस्ट्रेंट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंस्ट्रेंट हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रेंट हो सकता है, टाइमलाइन का कंस्ट्रेंट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ी हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है हम वाटरफॉल यूज कर रहे हो, लेकिन वाटरफॉल में जब रिक्वायरमेंट लेने जाएं तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त और भी 3 चीजें पूछ लें। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरी नहीं है चीजें सेपरेट हो। तो कोई अच्छी चीज है आपने उससे ले ली, कोई अच्छी चीज है आपने उस किसी और मॉडल से ले ली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? डिजाइन आप कर रहे हैं तो डिजाइन को आप डिफाइन करते हैं मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के बाद फिर आप देखेंगे ये मॉड्यूल इंटीग्रेट कैसे होगा, ठीक है ना। तो जब आप ईआरपी बना रहे हैं तो ईआरपी तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर मॉड्यूल है। तो डिजाइनिंग जब आप करेंगे, जैसे आप घर बना रहे हैं तो है तो वो घर, लेकिन उसमें कमरे अलग अलग हैं, उसमें ड्राइंग रूम अलग है, बाथरूम अलग है, ठीक है। तो वो कैसे इंटीग्रेट होगा, वहां से दरवाजा कैसे होगा, अब ये सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो सर से पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन नहीं जी है? सर क्लियर है। ठीक है, सो नहीं दैट सर। वाज द लास्ट स्लाइड। तो हम इसको रोक लेते हैं और फिर आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, देन वील स्टार्ट अ सेकंड टॉपिक। लेकिन इसको पढ़ते रहिए, और कोई सवाल हो तो ठीक है। लेट मी टेक द अटेंडेंस। एक मिनट। चलिए जरा अटेंडेंस बोलते जाएंगे भाई। राजा, रोहन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट।
कौन बोल राजा रहा था? सर। राजा सर, ओके। राजा। ठीक है, रोहन। सर रोहन। प्रेजेंट। रोनित। प्रेजेंट सर। सानिया अब्दुल कादिर। प्रेजेंट सर। ये माइक बंद कर लेंगे भाई। नूर अली। प्रेजेंट सर। कासिम अली। प्रेजेंट सर। रेहान रियाज। प्रेजेंट। समर अली। सर। समीर अख्तर अथर, सॉरी, समीर अथर। प्रेजेंट सर। साद हुसैन। प्रेजेंट सर। सद्दाम खान। सद्दाम। संगीत कुमार। सर प्रेजेंट। नील कुमार। प्रेजेंट सर। सागर कुमार। प्रेजेंट सर। संजय कुमार। प्रेजेंट सर। निर्मल लाल। प्रेजेंट सर। ऋतिक लाल। प्रेजेंट सर। नकीब निज़ार। प्रेजेंट। प्रिंकिया महेश। प्रिंकिया है, हाँ नजर आ रही, चलिए लगा देता हूँ मैं। आवाज तो नहीं आ रही। हाँ सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत। चलिए, सज्जाद कयूम। प्रेजेंट सर। नुमान रहीम। प्रेजेंट सर। सबी हसन रजानी। प्रेजेंट। राहिम सोहेल। राहिम। पलक तरेजा। प्रेजेंट सर। सफा मरवा। प्रेजेंट सर। चलिए, जो लोग रह गए हैं वो दोबारा से बोलते हैं। राहिम सोहेल और सद्दाम खान, और तो कोई नहीं है। एनीबडी? चलिए, तो हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द दिस लेक्चर? अगर नहीं है तो फिर हम आज डेटाबेस को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, और हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम कंक्लूड कर लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। कोई सवाल नहीं है, पढ़ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके ठीक है, सर। तो ठीक है। ठीक है, तो हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है एक्चुअली, ये भी एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे आप, RDBMS का या रिलेशनल डेटाबेस का। तो यहाँ हम थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे कि डेटा क्या चीज़ होती है, और जब लार्ज हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मैनुअली, तो उसके लिए हम एक टूल बना लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में एक टेबल बना लेते हैं। उसका फायदा क्या है और क्यों करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सा आज लेक्चर हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस को मैनेज कैसे किया जाता है हम थोड़ा सा देखेंगे। जनाब, थोड़ा सा बैकग्राउंड, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा, व्हाट आर द लिस्ट, हाउ डू यू स्टोर। तो हम सब जो है, यानी पीपल नीड डेटा सो दैट वी कैन क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ रिलेटिव लिस्ट। उनको स्टोर कर सकें, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको मैनिपुलेट कर सकें। अभी देखेंगे मैनिपुलेट का क्या मतलब है, लार्ज डेटा यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरत पेश आती है। सो व्हाट इज डेटा? जैसे अगर स्कूल के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका नाम, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और ये सारी चीजें आपका एक डेटा है। इसी तरह से जो स्कूल है, तो स्कूल में या यूनिवर्सिटी के अंदर नेम ऑफ द टीचर्स, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर हमें जानना चाहता हूँ तो ये डेटा कहीं होना चाहिए और मैं इसको अपने हिसाब से सर्च कर सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं CS डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जनाब ICT कौन लोग पढ़ा सकते हैं, तो
वो सर्च करके मुझे बताया कि जनाब आपके जो 30 लोग हैं उनमें से ये 10 लोग जो है वो आईसीटी का कोर्स पढ़ा सकते हैं, तो उनके नाम आ जाए, उनकी एक्सपीरियंस आ जाए, क्वालिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ऐसा अब जितना बड़ा डेटा होगा उतना सर्च करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो ये है तो ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज डेटा, जैसे अगर लोगों का नाम, लोगों का फोन नंबर, ये किसी एक डायरेक्टरी में लगा दिया। ठीक है, तो ये फोन डायरेक्टरी हो गई। इसी तरह से जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, पता नहीं आपने इस तरह से कभी कार्ड कैटलॉग देखा है नहीं देखा है, या इलेक्ट्रॉनिक ही देखा है। तो पुराने जमाने में ऐसे कार्ड होते थे, अगर आपने किताब ढूंढनी है तो पहले आप डिपार्टमेंट जाते थे, सेक्शन जाते थे, फिर आप ढूंढते थे नंबर के हिसाब से या ऑथर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कैटलॉग्स आप ढूंढते थे। ठीक है, हमने जब एनईडी से पढ़ा तो है ना, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी में इस तरह से होता है। तो जब बहुत बड़ा डेटा होता है, अब जाहिर सी बात है ये सारी चीजें जो है आप लाइब्रेरी के सिस्टम में डाल सकते हैं। तो लाइकवाइज कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द लिस्ट ऑफ द डेटा। अब ये किसी की डायरेक्टरी डालनी है तो ये आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेल शीट में डाल सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो कंप्यूटराइज डेटाबेस पे क्यों जरूरत पेश आई कि अगर बहुत बड़ा डेटा है और इसमें से कोई चीज आपने ढूंढ के निकालनी है तो आपको एक डेटा को रखना होगा। कैसे रखना होगा जरा हम देखते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर का डेटा रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। इसको जरा देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। डेटा क्या चीज होती है और डेटाबेस क्या चीज होती है। तो डेटा कोई भी फैक्ट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कोई स्टैट्स हो सकता है, ठीक है ना, अनप्रोसेस्ड हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट हैं डीएचएस उफा में, तो उनकी नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस और उनका सेमेस्टर और उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो पड़ी हुई है, बस पड़ी हुई है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ सीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, तो मुझे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, तो मुझे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है उस डेटा को मुझे कहीं रखना पड़ेगा और उस पर ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसमें कोई लॉजिक लगा के रिट्रीव करना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटरलेटेड, तो रिट्रीव करना पड़ेगा कोई लॉजिक लगा के। ठीक है, तो ये है एक रॉ डेटा पड़ा हुआ है कहीं डेटाबेस में, और डेटाबेस मैनेजमेंट इज अ सॉफ्टवेयर टूल। वो क्या करता है, अलाउज पीपल टू स्टोर, एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो इसको कहीं स्टोर करूंगा, फिर इसको कहीं रिट्रीव या एक्सेस करूंगा और इसको प्रोसेस करूंगा। तो ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि बहुत सारे डेटा को अगर रखना है फाइलों में तो उसके लिए जगह चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रखूंगा तो जगह नहीं चाहिए, और अगर मैं कोई चीज निकालना है उसमें से तो सारे फाइलों को ढूंढूंगा, यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा और सेकंड के अंदर वो आ जाएगी। तो स्पीड, स्टोरेज और ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने के लिए मुझे डेटाबेस चाहिए। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर चीजों को ऑटोमेट कर देता है, कंप्यूटर चीजों को जल्दी कर देता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। डेटा है, डेटा को, क्योंकि अगर मैं बैंक हूँ या यूनिवर्सिटी हूँ या स्कूल हूँ तो मुझे बहुत सारा डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, स्टोर करना होता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना किसी फाइल के अंदर, 1000 स्टूडेंट हैं तो फाइलें बनानी पड़ेंगी, तो मैं कहीं डेटाबेस बनाता हूँ जो कि एक हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है, उसका बैकअप बना लेता हूँ। बात समझ में आ रही है। डेटा इन डेटाबेस क्लियर हो रही है, डेटा इन डेटाबेस। सर जी सर सर, रिपीट कर दें। जी हेलो सर, बोलिए। अगर हमारे पास कोई भी डेटा है अगर एक्सेल में, तो किसी भी डीबीएमएस टूल में कैसे उसमें इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो नहीं होगा उसमें, आप रीड कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं उसमें हाँ, आप। फेच मतलब जी जी। हाँ, तो ऐसा होता है कि आप डेटाबेस बनाते हैं और फिर आप उसमें से
उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उसमें से डेटा उठा लेते हैं। अब उसका कैसे लिखेंगे वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, बस ये कि उसमें कमांड लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे और उठा लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा टूल होता है। आप एक इसमें से बहरहाल ये रीड हो सकता है, वो एक्सेल से भी रीड हो सकता है और वो अगर हम किसी टेक्स्ट फाइल है उसमें से भी रीड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा एरिया नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको बता दूंगा। बहरहाल रीड हो सकता है, आपका जवाब दोस्त है, क्योंकि जब होता क्या है कि बहुत सारा डेटा रीड करवाना होता है जब आप पहली दफा एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूं समझ लीजिए कि मैं HBFC का सिस्टम बना रहा था ऑरिकल के अंदर। तो ऑरिकल का डेटाबेस तो बन गया, लेकिन उसमें डेटा या तो आप 10 साल का डेटा इनपुट करेंगे या फिर आपके पास पुराना जो सिस्टम है AS400 वहां से उठाएंगे। तो वहां से उठाना मुश्किल है। तो AS400 डेटा उठा के एक्सेल में डालता है, फिर हम एक्सेल से ऑरिकल जो है वो डेटा उठा लेता है। इस तरह से आप डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। सही है, सही है। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको डेटा और डेटाबेस समझ में आ रही है। अभी हम आगे नहीं जा रहे, ये कोर्स पढ़ेंगे बकायदा, आप शायद 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे डेटाबेस का कोर्स। तो जो भी रेलेवेंट टीचर है वो आपको, मैं एक्चुअली डेटाबेस का मेरा एरिया नहीं है, मैं छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। लेकिन बात आप समझ रहे हैं कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिलेट करना। रिलेट का मतलब है ये वाला डेटा जो है वो पर्सनल डेटा है, ये जो है वो रिकॉर्ड फलाना है, ठीक है। तो इसको इंटर रिलेट करना, इसको स्टोर करना और किसी चीज पे रिट्रीव करना, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, टू मेक लार्ज कलेक्शन ऑफ द डेटा यूजफुल, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं और इसमें एक तरह से उसको डेटा को, लार्ज डेटा को मैनेज करते हैं एफिशिएंट तरीके से। कैसे करते हैं जरा देखेंगे। तो उसको करने के लिए हम स्टोर करते हैं। तो एक डेटाबेस क्या होता है, उसमें रिलेटेड फील्ड, फॉर एग्जांपल किसी का पर्सनल डेटा है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी मेरे पास लोग हैं HR के, उनका पर्सनल डेटा है। तो पर्सनल डेटा का मतलब उसका नाम होगा, उसका क्वालिफिकेशन होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पर्सनल डेटा में, तो दैट इज द पर्सनल डेटाबेस, ठीक है, यानी रेलिवेंट डेटा या रिलेटेड डेटा। लेकिन उसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन वो एक अलग डेटा है, फैक्ट्री की रॉ मटेरियल एक अलग डेटा है। पर्सनल यानी लोगों का डेटा एक अलग चीज है, रॉ मटेरियल एक डेटा बेस अलग चीज है, और लोगों और फैक्ट्री की सेल जो है वो एक अलग चीज है, ठीक है। सर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, चलिए जरा होल्ड करिए, मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने वर्ड यूज किया रिलेटेड डेटा, ठीक है ना। रिलेटेड डेटा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर क्या कह रहे हैं। मैंने कहा लोगों का पर्सनल डेटा, यानी अगर आप अपनी जो लोग हैं उनका डेटा रख रहे हैं, या फिर आप रॉ मटेरियल, जो चीज, एक फैक्ट्री है आपकी लेकिन काम करने वाले लोग भी हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर या जो कुछ आप बेच रहे हैं उसका भी एक डेटा हो सकता है, सेल्स का। समझ में आ रही है? एक मेरे पास फैक्ट्री है, ये लोग हैं, ये मेरे ठीक है। तो मेरे पास 3 डेटाबेस हो गए ना। एक ये रेलिवेंट है, लोगों का डेटा और सेल्स का डेटा में कोई रेलिवेंस नहीं है, या है? नहीं है ना। अब इसमें जाहिर सी बात है, इसमें मेरा नाम होगा, मेरी एज होगी, मेरी क्वालिफिकेशन होगी। बात समझ में आ रही है? ये रिलेटेड डेटा है, यानी ये डेटा जो है, ये पर्सनल डेटा जो है, बात समझ में आ रही है? ये रेलिवेंस, रॉ मटेरियल क्या है, कितना माल आया कितना नहीं आया, ये एक अलग डेटाबेस हो गई। सेल्स का डेटा ये एक अलग डेटाबेस हो गई। ये बात समझ में आ रही है? रिलेटेड डेटा यानी जो जो एक दूसरे से रेलिवेंस है उसकी, या जो उसका कोई कोई रिलेशनशिप है। बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है।
ठीक है, तो ये एक्चुअली जो आप रिलेशन डेटाबेस बनाते हैं ना, तो ये नाम, एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन इस रॉ मटेरियल का आदमी के डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। कितने सिस्टम बेचे, कितने क्या बेचा, इसका रॉ मटेरियल से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बहरहाल डायरेक्टली नहीं है, लोगों से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब इन सबको जी मैनेज सर करने, क्लियर हो। हाँ, इन सबको मैनेज करने के लिए मैं जरा ये फॉन्ट छोटा कर दूं ताकि बाकी चीजें भी आ जाए। इसको भी जरा छोटा कर दूं। अब इन सबको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक कोई टूल होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें मैं ये वाला डेटा अलग डाल सकूं, ये वाला डेटा अलग डाल सकूं, और इन सबको एक रिलेशनशिप पे बना सकूं, इनको स्टोर कर सकूं, एक्सेस कर सकूं, इनको प्रोसेस कर सकूं। ठीक है, तो ये जो जो कागज पे या फिजिकल डेटाबेस है उसको एंटर कर सकूं। ठीक है ना, ये सब नाम, एज डालूंगा, कोई स्क्रीन चाहिए, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुझे चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए मुझे एक टूल चाहिए जो आपका सारा डेटा या तो एक्सेल पे या कहीं कागज पे लिखा हुआ है उसको एंटर कर सकूं। ये पहली वाली काम, एंटर कर सकूं, स्टोर कर सकूं, फिर जब चाहूं उसको एक्सेस कर सकूं, और जब चाहूं उसको उस पर क्यूरी चला सकूं, प्रोसेस कर सकूं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आ रही है? जी सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये कुछ डेटाबेस हैं जिसके आपने शायद नाम सुने होंगे। ऑरेकल का डेटाबेस है, IBM का DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर कहलाता है, और MongoDB वेरी रिसेंट डेटाबेस, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है MongoDB, और MySQL, और ये जो है ये MySQL, और ये Postgres, ये चले Postgres कहलाता था, अब PostgreSQL कहलाता है, आपका नाम चेंज हो गया, पहले SQL नहीं था, Postgres कहलाता था। ये आप अभी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ओपन सोर्स है, इनके पर कोई कॉस्ट नहीं है आपको, अगर आप लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ये फ्री होने का मतलब है या ओपन सोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंपेरेबल नहीं है। ये कंपेरेबल है, इनकी पावर हालांकि फ्री है, मतलब ये पैसे लेते हैं एक आपको नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से, बहुत हाई कॉस्ट लेते हैं ये वाले, ये जो जितने भी IBM और कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये जो है ना ये ओपन सोर्स है। मोंगो का है लाइसेंस, लेकिन ये पोस्टग्रेस या MySQL, छोटे सॉफ्टवेयर के लिए आप MySQL भी, और बहुत बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है तो आपके लिए पोस्टग्रेस आप, या PostgreSQL आप इसको कह लें। पोस्टग्रेस एक्चुअली पुराना नाम है जो हम लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, तब ये क्या है, इसमें वही वाली चीजें जब हमने पढ़ी हैं, डेटा स्टोर करना, डेटा कहीं स्क्रीन से आप उसको रिट्रीव करेंगे, कहीं रिपोर्ट लेंगे, और कहीं आप उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा डेटा कैसे लिखा जाएगा, तो दीज आर सम ऑफ दी, इसको आप देख भी सकते हैं। अब क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जरा देखिए क्या करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो काम रूटीन के काम हैं, जो टाइम लगेंगे, और मैं कहता हूँ कि जरा ये निकाल के लाओ, तो वो जाएगा, कोई सारी फाइलें ढूंढेगा, उसमें से नोट करेगा, और फिर मुझे बताएगा। मैनुअली तो इसी तरह से करेगा, लेकिन अगर ये काम कंप्यूटर में डेटाबेस पड़ा हुआ है तो जरा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हजारों एड्रेस पड़े हुए, मैं कहता हूँ यार जरा फलाने एड्रेस निकाल के लाओ, जरा बताओ, तो मुझे जरूरत नहीं है, क्यूरी लिखूंगा और ठग से आ जाएगी। इसी तरह से सर्च ऑल द पीपल, और ये वाली चीज और ये वाली चीज जरा देखो सिंध के अंदर कितनी है, फिर ये वाली चीज देखो जरा पंजाब के अंदर कितनी है। ठीक है, या मैं देखना चाहता हूँ कि जनाब पूरे CS के अंदर A ग्रेड कितने हैं, B कितने हैं, C कितने हैं, rather than, ठीक है, तो प्लेन लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु हैज A ग्रेड मैं देखना चाहता हूँ मेरे पूरे CS के अंदर, ये वाला रेटिंग के बच्चे कितने हैं और ये वाली रेटिंग के बच्चे हैं, तो मेजॉरिटी बच्चे कहाँ लाए करते हैं। मतलब ये सवाल थे मेरे जहन में जो मैं करना चाहता हूँ, और जुबानी करूंगा या मैनुअली करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर मेरे पास रिजल्ट्स हैं, और तो पिछले
10 साल का या 8 साल का रिजल्ट मैं DHSFA का निकालना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जनाब A ग्रेड वाले जो है वो 10% या उससे लेस होते हैं, और जो भी है जिस तरह की भी मैं एनालिसिस करना चाहूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैनुअली करेंगे तो मुश्किल होगी, और जितना बड़ा डेटा होगा उतना मुश्किल होती जाएगी, लेकिन कंप्यूटर में एक दफा डाल देंगे तो कितना ही बड़ा डेटा हो, कितनी बड़ी वो, तो एक लॉजिक आप लिखेंगे ठक से आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यू एंटर दैट डेटा एंड देन मैनेज द डेटा। बात समझ में आ रही है? यू एंटर द लार्ज डेटा, कस्टमर का रिकॉर्ड, सेल्स का रिकॉर्ड, लोगों का रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारी चीजों डेटाबेस में डाल दें, फिर उसको आप मैनेज करें। यहाँ तक क्लियर है? डेटाबेस मैनेजमेंट, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? जी सर, क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। तो यहाँ 2 मिनट के लिए रोक लें और सर पानी वानी पी लें, उसके बाद फिर इसको दोबारा से शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ब्रेक कर लेते हैं छोटा सा, और मैं आपकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ जनाब। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि रिकॉर्ड को किस तरह से रखा जाता है, उसमें रिकॉर्ड किस चीज़ को कहते हैं, और टेबल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि डेटा क्या होता है, और डेटा मैनेज करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, और टिपिकल जो डेटाबेस हैं वो किन उसूलों पे काम करते हैं। तो देयर आर, हम जो बिफोर वी स्टडी द नेक्स्ट डेटाबेस का कोर्स, हमें पता होना चाहिए कि डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे मैंडेटरी फील्ड क्या होती हैं, ऑप्शनल फील्ड्स क्या होती हैं, और फ्लैट फाइल सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस क्या चीज़ होती है, ये फ़र्क हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फील्ड क्या चीज़ होती है, पढ़ लीजिए फील्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। A database field is a single piece of information from a record, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आपको ये तस्वीर दिख रही है तो ये जो रेड लाइन है ये पूरा एक रिकॉर्ड होता है, यानी एक पूरी रॉ जो होती है वो रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्ड के अंदर, यानी रॉ के अंदर एक फील्ड, यानी एक सिंगल पीस जो है वो फील्ड कहलाती है, ठीक है। अगर पर्सनल रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है तो आप देखेंगे उसका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीजें जो है एक रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन उसकी जो एक चीज है, नाम एक अलग फील्ड है, एज एक अलग फील्ड है, और घर का एड्रेस एक अलग फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड क्या चीज है? एक सिंगल आइडेंटिटी फील्ड है, और पूरी रॉ जो है वो रिकॉर्ड है, और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो टेबल कहलाएंगे। देखिए रिकॉर्ड क्या चीज है? डेटाबेस रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड्स, यानी जैसे मैंने कहा ना, नाम, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें एक रेलिवेंट है। तो ये एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगी। ये पूरी जो रॉ है, दिस इज ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। ये लाइब्रेरी का दिखाया हुआ है कि ISS नंबर और इसकी फील्ड और जर्नल और ये सारी चीजें। तो एक फील्ड हो गई, एक रिकॉर्ड हो गया, और बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल एक्चुअली रो इज एंड कॉलम्स। तो नेक्स्ट उसमें हम देख लेते हैं, ये जो आपका टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। एक रो क्या है? रिकॉर्ड है। एक फील्ड क्या है? सिंगल यूनिट। और अगर बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े, रिकॉर्ड नंबर 0, 1, 2, 3, ये सारे एक टेबल फॉर्म करेगा। तो टेबल में क्या चीज होगी? रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो आप नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं, आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिकली इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? जी सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये किताब जो मैं जिससे है उससे वो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो ये एक पूरा जो तस्वीर आपको नजर आ रही है पूरा वो है रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये टेबल बना हुआ है। टेबल का मतलब है ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ये एक फील्ड का नाम है और ये फील्ड्स डली हुई है, ठीक है ना। ये
नाम की फील्ड्स डली हुई हैं, ये लास्ट नेम, ये कंपनी नेम, ये सारी चीजें एक एक इंडिविजुअल फील्ड्स है, ठीक है। पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी जो रो है, दिस इज ऑल रिकॉर्ड, और बहुत सारे रिकॉर्ड इज ए डेटाबेस या फील्ड्स कहलाएंगे, सॉरी टेबल्स कहलाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। फील्ड एक चीज, बहुत सारी फील्ड जमा हो गई तो रिकॉर्ड हो गया, बहुत सारे रिकॉर्ड जमा हो गए तो टेबल बन गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इनसे, यू माइट क्रिएट अ कस्टमर रिपोर्ट। अब डेटाबेस से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से आप एक कुछ टर्मिनोलॉजी है डेटाबेस में, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो फॉर्म किस लिए होता है, अगर आपने कोई चीज एंटर करनी है, एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो एक स्क्रीन बनाएंगे, तो नॉर्मली उसको फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना, टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर कोई खास चीज उसमें से डिस्प्ले करानी है, सिर्फ नाम दिखा दो या सिर्फ ये फलानी चीज दिखा दो, डिपेंडिंग ऑन द सर्च मॉड्यूल, आप एक रिपोर्ट लिख देते हैं कि रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड दैट डिस्प्ले अ सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। तो वो रिपोर्ट्स कहलाती है, तो फॉर्म, रिपोर्ट, ठीक है। टेबल ऑर्गेनाइज ईच रिकॉर्ड डेटा बाय द सेम सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है। अभी हमने टेबल पढ़ लिया, आगे ये एक एग्जांपल है कि अगर आपने डेटा एंट्री करनी है, फॉर्म्स आर डॉक्यूमेंटेड दैट, ठीक है, तो आप ये एंटर कर रहे हैं, तो एंटर करने के लिए नॉर्मली फॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस की फॉर्म है, किसी फॉर्म है, नाम, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट डिफरेंट तरीके से होगी, आप इसको इस तरह से खास जो भी है चीजों को दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, एक्चुअली करता है तो बहुत कुछ है, एंट्री कर रहे होते हैं और स्टोर करना, एक्सेस करना और प्रोसेस करना, ठीक है। तो लेकिन आप इसको जब भी डेटाबेस की फॉर्म में कहेंगे तो आप कहेंगे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले हमने 3 चीजें पढ़ी, फील्ड पढ़ी, रिकॉर्ड पढ़ा और टेबल पढ़ा। लेकिन डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें होने के लिए जब भी आप उसको मैनिपुलेट करेंगे तो नॉर्मली यू विल यूज द 2 टर्म्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ जी सर, चीजें, क्लियर है। हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने एसक्यूएल यूज किया हुआ है, जैसे प्रिंग क्या ने यूज किया हुआ है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आप जब 3rd सेमेस्टर में कोर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें, ठीक है, क्या कह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे हमें ये टूल्स? हाँ, आपको पढ़ाया जाएगा 3rd सेमेस्टर में, डेटाबेस पढ़ाया जाएगा ना, तो पहले से जितना पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट सही हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक वो है ना कि सारी चीजें टीचर पढ़ाएगा, तो अगर टीचर अच्छा मिल गया आपकी किस्मत से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टीचर अच्छा ना मिला तो जितना पढ़ के जाएंगे, जितना सीख के जाएंगे, उतना ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, तो डेटाबेस जब भी आप बनाते हैं, जैसे आप कुछ चीजें ऑप्शनल होंगी, कुछ मैंडेटरी होंगी, ठीक है। तो मैंडेटरी का मतलब है अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें स्क्रीन में एंटर वो आगे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो देयर आर सर्टेन फील्ड्स, मैं पीछे ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये है, स्क्रीन बनाया तो कुछ इसमें मैंडेटरी स्क्रीन होंगी, सॉरी फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे अगर आपने गूगल का फॉर्म देखा हो, कहीं एस्ट्रिक बना हुआ आ जाता है या रेड कलर में आ जाता है, इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है, इसका मतलब ये आपने डालना ही डालना है। तो यहाँ पर भी आप अगर मैंडेटरी फील्ड यहाँ ऑब्वियस नहीं है तो फिर वो आपको आगे जाने नहीं देगा, आपको बताएगा कि जनाब आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप इन चीजों में एंटर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जर्नल का नाम है या कोई डेट है, ठीक है। तो दीज आर मैंडेटरी। बाकी ऑप्शन का मतलब क्या है, डालें या ना डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको डालनी जरूरी है, तो डालनी जरूरी इज मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। each record in the table does not necessarily have data in every field. every field का मतलब है वो ऑप्शन है, लेकिन however it must have a data in at least one field. तो one या one से ज्यादा हो सकती है, तो that is called mandatory field. अभी कॉन्सेप्ट है जो आप डेटाबेस पढ़ेंगे, तो mandatory field क्या होती है, ऑप्शनल फील्ड क्या होते हैं। लेकिन आपने जिन्होंने गूगल फॉर्म बनाया होगा या डेटाबेस यूज की होगी, इसमें मालूम होगा कि कुछ चीजें आप क्रिएट कर लेते हैं। अभी एग्जांपल दी हुई है, फॉर रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉई, यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय
तो एम्प्लॉय में पर्सनल का जो नाम है वो तो मैंडेटरी होगा, बाकी आप चीजें डालें ना डालें, ठीक है, दैट डिपेंड्स, चीजें आपकी मैंडेटरी होंगी, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल दे दिया है कि आप एम्प्लॉय का नाम तो मैंडेटरी है, बाकी उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैंडेटरी डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स का सिस्टम बना रहे हैं तो सेल्स के सिस्टम में प्रोडक्ट या कॉस्ट तो डालनी होगी, ये आप डालें ना डालें, डेट डालें ना डालें, लेकिन वाला ये तो डालनी होगी आपको, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस के हिसाब से मैंडेटरी होंगी, तो बिजनेस कहेगा नहीं ये तो डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो अभी जब आप डिजाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि इसका जो डिजाइन है, आर्किटेक्ट है, वो क्या होगा, इसको मैंडेटरी करना है, इसको प्राइमरी करना है, क्या करना है, ठीक है। ये वो वाली चीज आप कोर्स में पढ़ेंगे। फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस, कोई आइडिया है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है और फ्लैट फाइल क्या होती है? एनी आइडिया कोई? सर हम थोड़ा जहन पे जोर डालेंगे तो इसको रिलेट कर पाएंगे, वरना फिर इसको, ठीक है। ये अक्सर सवाल होता है जब आप पहली दफा जाते हैं कहीं, तो पहला सवाल ये होता है रिलेशनल डेटाबेस और फ्लैट फाइल सिस्टम में फर्क बताओ। एनी आइडिया व्हाट इज फ्लैट फाइल, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? नो सर, नहीं है। नो सर, अभी सोचते हुए जाएंगे कि ये सवाल हमसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक्स होते हैं, अब इसको सोचते हुए जरा पढ़ते हैं, ठीक है। यानी अगर ये हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हमें ये मालूम होना चाहिए। जी, जवाब आ गया है, यही है जवाब जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इन अर्ली डेज डेटाबेस एप्लीकेशन डज नॉट हैव मेनी टेबल्स, दे यूज द एक्सेस ओनली वन टेबल। जो भी आपने देखा है अभी जो, जी चलिए, जवाब आना शुरू हो गए। पहले सर बोलना है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ठीक है। चलिए अब जरा सर की सुन लीजिए, ठीक है। तो सिंगल टेबल अगर किसी फाइल में है, सिंगल टेबल यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिंगल टेबल है, उसी से आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो ये फ्लैट फाइल कहलाती है। फ्लैट का मतलब है कि यानी इसमें मजीद कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ऐसी डेटाबेस जिसमें सिंगल टेबल हो, सिंगल टेबल जो भी आपने देखा है, ये फ्लैट फाइल डेटाबेस कहलाती है। असल में जो पुराने सिस्टम होते थे, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होते थे, एक मिनट, देख रहे हैं आप, ये एक फ्लैट फाइल सिस्टम है, ठीक है। इसमें कोई टेबल नहीं है जिससे इसमें कोई रिलेशनशिप हो। तो पेशेंट आईडी है, ये सारी जो कुछ भी है रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो ये एक टेबल है जहां से डेटा उठ के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लैट फाइल कहलाता है कि सिंगल टेबल अगर है, सिंगल टेबल, ये याद रखिए, सिंगल टेबल का मतलब है फ्लैट फाइल सिस्टम। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मली ऐसे स्टोर नहीं होता, ये ऐसे स्टोर होता था, ऐसे स्टोर होता था, ये कहीं टेक्स्ट पड़ा होता था और वहां से उठा लेते थे। तो एक्चुअली ये टेबल भी नहीं होता था, टेक्स्ट पड़ा होता था ये, और ये ऊपर आपको दिख रहा है पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, और वहां से उठा देते थे ठक से, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय द सेमी कॉलन, दिख रहा है आपको? तो इसको हम फ्लैट फाइल कहते थे। एक्चुअली ये होती ही फ्लैट फाइल थी, ठीक है, टेबल भी नहीं होता था। तो खैर हो सकता है टेबल, अगर आप ऐसा कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं इसमें मल्टीपल टेबल यूज नहीं किए हैं तो उसको, लेकिन पुराने जमाने में ये टेबल होता ही नहीं था, ये फ्लैट फाइल होती थी, एक ऊपर वो पड़ी होती थी, ये दिख रहे हैं आप, ये पेशेंट आईडी, ये पेशेंट आईडी है, ये पेशेंट के नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये जेंडर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ये डॉक्टर है और डॉक्टर का नाम है, ठीक है। क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? फ्लैट फाइल क्यों कहते थे? फाइल होती थी एक, और उसमें कुछ भी नहीं होता था, सेमी कॉलन से उसको सेपरेट किया था, लेकिन अब सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन, ये डेटा खत्म हो गया, सेमी कॉलन डेटा खत्म हो गया, सेमी कॉलन डेटा खत्म हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अब समझ में आ रही है कि ऐसा डेटा जहां पर मल्टीपल टेबल्स नहीं है या मल्टीपल आपकी चीजें नहीं है, सिर्फ सिंगल टेबल है, उसको हम फ्लैट कहेंगे, फ्लैट फाइल। क्लियर हो रही है बात? जी सर, क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है। अभी इस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा थोड़ा सा ना, लेकिन ऐसा सर रिलेशनल का भी बता दे। हाँ, आप मौका देंगे तो सर बताएंगे ना, अभी एक चीज खत्म हुई है तो दूसरी शुरू। हाँ सर बता रहा हूँ। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा टेबल होंगी,
तो अब एक से ज्यादा टेबल में हम करते क्या होंगे, जरा ये देखते हैं। तो इन रिलेशनल डेटाबेस इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक कॉमन फील्ड होती है जिससे दो टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, अ कॉमन फील्ड एग्जिस्टिंग इन एनी टू टेबल क्रिएट्स अ रिलेशनशिप। एनी टू टेबल, ठीक है, जी सर, वो एग्जाम्पल कोई। हाँ अभी जरा सब्र करिए ना, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा टेबल। तो एक से ज्यादा टेबल अगर है तो फिर उसमें रिलेशन कैसे होगी, ये जरा हम देखते हैं कि कैसे होगी। ठीक है ना, तो देखिए आगे एग्जांपल दी है, ये किताब से ही जो आप पीटर नॉर्टन की मैंने किताब ली है, उसका चैप्टर 11 है। तो ये जो कुछ मैंने लिया वहीं से लिया हुआ है। तो फिगर नंबर 11A.5, ठीक है, इसमें कस्टमर आईडी में मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, तो ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है, इनको हमने जोड़ दिया है, रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। इसमें भी कस्टमर आईडी है और इसमें भी कस्टमर आईडी है, तो ये दोनों में रिलेशनशिप हो गई। इसमें प्रोडक्ट आईडी है और इसमें भी प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। तो ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैट फाइल नहीं है। क्यों नहीं है फ्लैट फाइल भाई? फ्लैट फाइल क्यों नहीं है, कोई बताएगा? सर सिंगल टेबल नहीं है। हाँ सिंगल सर टेबल सिंगल नहीं है। टेबल नहीं है। हाँ, अब होता क्या है कि जब आप लार्ज एप्लीकेशन लिखते हैं तो सिंगल टेबल में रखना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कस्टमर का डेटा अलग कर दिया, ऑर्डर का डेटा अलग कर दिया, प्रोडक्ट का डेटा अलग कर दिया। तो ये पुराने जमाने में आर्किटेक्ट इस तरह से नहीं बनता था, अब बनने लगा है। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। मैंने कहा ना अभी आपको, आर्किटेक्ट अलग बनेगा, डिजाइन अलग होगा। तो ये डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है। अलग तो हो गए लेकिन इनको जोड़ना भी है। कस्टमर तो है लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर क्या किया है ये कैसे पता चलेगा? ये भी अगर इसी टेबल में होती, एक ही टेबल में होती, तो इसको जरा मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, चीजों को सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग करते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ? अभी मैंने डिजाइनिंग नहीं पढ़ाई है लेकिन बहरहाल डेटाबेस में आप पढ़ेंगे। ये कस्टमर अलग हो गया, कस्टमर का मतलब है उसकी कंपनी, सारी चीजें, लास्ट नेम, ये सारी चीजें कस्टमर से रिलेटेड। लेकिन ऑर्डर से रिलेटेड, कब शिप होगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड कब है, सारी चीजें तो ये होगा। इसमें प्रोडक्ट आईडी भी है, प्रोडक्ट ही यहाँ से हो गई। इसी तरह से और भी टेबल होंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है? रिलेशन डेटाबेस का मतलब है एक से ज्यादा टेबल है और उनमें आपस में रिलेशन। क्लियर हो रही है? तो अब जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उतने आप टेबल ज्यादा होंगे, टेबल ज्यादा होंगे और उनको सेग्रीगेट करेंगे। इसको कहते हैं लूजली कपल्ड। ठीक है, सेल्स के सिस्टम में 5 टेबल हैं वो अलग कर दो, पर्सनल के डेट में 3 है वो अलग कर दो, ताकि मेंटेनेंस आसान हो जाए, ताकि उसको सॉफ्टवेयर को चेंज करना जरा मुश्किल ना हो, वरना तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये रिलेशनशिप है। तो फ्लैट फाइल में एक टेबल होगा और सब उसी में डाल देंगे। पहले ऐसे ही बनते थे और उसको हम सेमी कॉलन से सेपरेट कर देते, उसमें डेटा उठाना, उसको मैनेज करना मुश्किल होता था। फिर हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब इसको डिजाइन करना आसान हो गया। ठीक है, डिजाइन करना आसान हो गया, उसको मेंटेन करना आसान हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस में टुकड़े कर दो और उसकी रिलेशनशिप क्रिएट कर दो और उसको समझना आसान हो जाएगा, उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात? फ्लैट फाइल और रिलेशनशिप का फर्क समझ में आया भाई? जी सर। जी जी जी। अब ये कॉन्सेप्ट है, सर एक दो दफा पढ़ लेंगे। अब ये डिटेल में इस्तेमाल होंगे आपकी रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है ना, जब आप कोई भी कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे रिट्रीव कैसे होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जनाब डेटा होता है और डेटा जब छोटा होता है तो फ्लैट टेबल से एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेटा या बहुत बड़ा होगा तो फिर हमने उसको सेग्रीगेट करना होगा या अलग अलग करना होगा। लेकिन अलग अलग करेंगे तो जोड़ेंगे कैसे? तो हम रिलेशनशिप बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक और इसका है कि जनाब एड्रेस, क्लाइंट, ऑर्डर, फोन, ये सब अलग अलग कर दिया है। एड्रेस अलग कर दिया है, ठीक है, तो लेकिन इसमें क्लाइंट आईडी है और इसमें भी क्लाइंट आईडी है। तो क्लाइंट आईडी का नाम और ये सारी चीजें, और ये उसका एड्रेस हो गया, ये उसका ऑर्डर हो गया, कौन सी आइटम है तो ये आइटम आईडी से हो गया। ठीक है ना, फोन नंबर, कंट्री। तो इससे होता क्या है कि जरा इसको मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कस्टमर का डेटा को अलग अलग करके आपने डिवाइड कर दिया। इसको क्लास बनाना आसान हो जाता है इसको। ठीक है,
क्लियर है भाई? रिलेशन डेटाबेस समझ में आ रही है कि एक से ज्यादा टेबल होंगे और उनको आप रिलेट कर देंगे, ठीक है ना, किसी भी चीज से रिलेट कर देंगे आप। अब देखते हैं, अब इसको मैनेज करने के लिए तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास जो मैनेज करेगा। तो क्या करेगा, एक प्रोग्राम होता है, इसको आप चलाएंगे तो वो क्या करेगा, अलाउ करेगा एनी नंबर ऑफ यूजर एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, तो मैं जरा इसको सॉरी, ठीक है, दैट अलाउज any number of users to access the data and modify। मैं इसको जरा समझा रहा हूँ कि क्या क्या कह रहा है। डेटाबेस क्या करेगा, कितने लोग यूज कर सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है आपके लाइसेंस के ऊपर। कमर्शियल के अंदर लाइसेंस डिपेंड करता है, 100 यूजर, 10 यूजर, जितने आप यूजर बढ़ाते जाएंगे वो पैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। कमर्शियल में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर बैंक है तो 1000 यूजर होंगे तो उसके 1000 के लाइसेंस कुछ और पैसे होंगे। तो कितने यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कितने यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस को, अब ये सारी चीजें। तो डेटाबेस में नंबर ऑफ यूजर्स और लिमिटेशन है कितने लोग, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स टूल दैट एनेबल यूजर टू कंस्ट्रक्ट स्पेशल रिक्वेस्ट कॉल क्यूरीज, ठीक है। तो क्यूरीज आप लिखते हैं, जो भी आपने काम करना है उस डेटाबेस में क्यूरी लिखते हैं और वो आपको बता देता है, ठीक है ना। आप कहते हैं ये वाली चीज उठा के ले आओ तो यू राइट अ क्यूरी, ठीक है ना, उसकी टेबल के ऊपर आप उसको लिखते हैं और आप से डेटाबेस से जो भी आपका स्टोर है उसमें से आप निकाल के ले आते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा, सर जी सर। सर फ्लैट फाइल सिस्टम कहाँ यूज होता है वैसे? फ्लैट फाइल सिस्टम कहाँ यूज होता है? फ्लैट फाइल फाइल सिस्टम यूज सिस्टम होता होता था, फ्लैट फाइल सिस्टम यूज होता था जब हमारे पास टूल्स पुराने होते थे। जैसे हमारे पास अगर डीबेस 3 या डीबेस 4 का अगर आपने नाम सुना हो, तो उस वक्त रिलेशनल डेटाबेस नहीं होती थी, एक फाइल होती थी और उसको फिर आप पूरा डेटा उसमें डालते जाते थे और सेमीकोलन से सेपरेट करते देते थे। फिर आपको याद करना पड़ता था कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज है, उसको कहाँ से उठाना है, ठीक है। तो फ्लैट का मतलब है एक ही टेबल होता था सारी चीजें, ठीक है। तो अब टूल स्ट्रॉन्गर आ गए, रिलेशनशिप को उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पर बहुत बड़ा डेटा नहीं है, तो अभी भी नए टूल के साथ आप पुराना एक टेबल बना सकते हैं। यानी यूं समझ लीजिए, अगर आपके पास एक्सेल है, एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं ना, तो अभी भी बहुत सारी, जैसे बैलेंस शीट तैयार करनी है जो वो एक्सेल से तैयार हो जाती है, बहुत सारे लोग इसमें प्रोग्राम कर लेते हैं। तो अभी भी वो एक्सेल को अगर समझ लीजिए तो वो फ्लैट फाइल सिस्टम है। एक्चुअली वो डेटाबेस नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उस कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल हो सकती है कि उसमें सारा डेटा, छोटी सी कंपनी है आपके पास जिसमें आप महीने का हिसाब रखना चाहते हैं, तो इस तरह से है। तो पुरानी चीजों में क्योंकि डेटा बहुत बड़ा नहीं होता था, ह्यूमंगस डेटा नहीं होता था, इसलिए वो यूं समझ लीजिए आज से अगर 40 साल पहले कोई कोबोल के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता था, तो कोबोल रिलेशन डेटाबेस नहीं होती थी। आरपीजी जो आईबीएम के होते हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं होती थी, फाइल होती थी, एप्लीकेशन जाती थी वहां से डेटा उठाती थी और आपको दिखा देती थी, ठीक है। सही है सही है सर, मतलब ठीक, एक्सेल को फ्लैट फाइल कह सकते हैं ना? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसको फ्लैट फाइल इसलिए नहीं कहते कि एक्चुअली एक्सेल जो है ना वो डेटाबेस नहीं है। समझ रहे हैं आप? डेटाबेस का मतलब है डेटा स्टोर करो, वो एक फाइल है जिसको आप खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हैं और खुद ही सब कुछ एक स्क्रीन के ऊपर है। वो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में पूरी नहीं उतरती है। फाइल एक ही है, रोज एंड कॉलम्स है, उसको वहीं से आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सही सही, ठीक है। हाँ, उसमें रिलेशनशिप नहीं है ना। खैर रिलेशनशिप भी बना सकते हैं मल्टीपल फील्ड डाल के और सारा कुछ है, लेकिन बहरहाल एक रो एंड कॉलम पुराने जमाने में हुआ करती थी, ठीक है। यानी अच्छा आरपीजी को बॉल और ये सारी चीज अब हो सकती है इन टूल्स के साथ। अगर आपने एक टेबल बनाया हुआ है और आप ओरेकल का डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो फ्लैट फाइल ही कहेंगे, ठीक है। सारा डीबीएमएस में रिलेशन होना लाजमी है मतलब? नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए रिलेशनशिप होती है। मसलन अगर मैं आपसे कहूं आप क्या करें, आप डीएचए सुफा का एक सिस्टम बनाए, तो डीएचए सुफा में
तीन चीजें बहुत ही ऑब्वियस होंगी। स्टूडेंट्स का डेटा होगा, टीचर्स का डेटा होगा, और मैनेजमेंट की चीजें होंगी। यानी मैनेजमेंट का मतलब है फीस, एग्जाम, और देख रहे हैं ना, मतलब स्टूडेंट जाहिर सी बात है एग्जाम भी देगा, फीस भी भरेगा, सेमेस्टर भी करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डेटा है, कुछ स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा है, और कुछ फैकल्टी का डेटा है। तो ये तीन तरह के यानी डेटा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर जब स्टूडेंट्स में जाएंगे तो सेमेस्टर वाइज, फिर स्टूडेंट्स में जाएंगे तो डिपार्टमेंट वाइज। तो अब डिपार्टमेंट वाइज अलग करना है या सबको स्टूडेंट कहना है, तो मैं कहता हूँ अलग कर लो। अब जैसे आप अलग करते जाएंगे तो उसका मतलब है फील्ड्स और टेबल्स अलग अलग कर रहे हैं। जब अलग अलग कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत हो जाएगी कि आप अलग अलग टेबल बनाएं। जब अलग अलग टेबल बनाएंगे तो मैं देखना चाहूंगा कि जी CS डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी मैं देखना चाहूंगा। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं। तो मैं कहता हूँ यार इनको अलग अलग कर लो और इनको एक जोड़ दो, कस्टमर आईडी से, यूजर आईडी से, स्टूडेंट आईडी से, या सेमेस्टर आईडी से। समझ रहे हैं? तो आपको डिफरेंट जब डेटा बनाना है और उनको अलग अलग रखना है, तो फिर इसके बाद इसका मतलब है आप उनको फिर रिलेशनशिप अलग अलग रखेंगे और उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। आप कैसे करेंगे, ये अब आपकी डिजाइन है, आपको सोचना है कि सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करूंगा, किस तरह से देखना चाहूंगा। अब ये एक आर्किटेक्ट है, समझ रहे हैं? जब ये डेटाबेस नहीं है, अब आदमी सोच के बताया कि यार उसको उस तरह से देखना होगा तो कैसे करेंगे। अब ये पूरा डिजाइन करेगा, कोई आदमी कोडिंग करने से पहले डिजाइन करेगा। जिस आदमी ने किया होगा लाइब्रेरी का सिस्टम या यूनिवर्सिटी का सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसको आप कहते हैं, अगर बनाया होगा तो फिर वो कहेगा अच्छा इसको ऐसे कर लो। पूरा बकायदा सोच के बनाया जाता है। आर्किटेक्ट जैसे घर का होता है ना, कि ये वाला पिलर होगा तो इसके नीचे कमरा नहीं हो सकता, इसके नीचे ये होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वैसे भी होता है कि जनाब ये वाली फील्ड जो है ना वो सेल्स की है, ये वाली फील्ड जो है वो फलाने की है। तो वो एक बड़ा सिस्टम बनाने के लिए एक आदमी को बकायदा हफ्ते लगते हैं, कागज पे बनाता है, फिर कहता नहीं इस फील्ड को अलग करो, इस फील्ड को अलग करो। जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नॉर्मलाइज करना, या सीखेंगे आप ये कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइज करने का मतलब डेटा को रिप्लिकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बहुत बड़ा सिस्टम बनाएंगे तो आप कहेंगे यार छोड़ो ये नॉर्मलाइजेशन को, कर लो रेप्लिकेट, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो वो चीजें आसान करने के लिए कहीं कहीं रेप्लिकेट करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीजें ट्रेड ऑफ हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसलिए डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि एक डेटा होता है और इसकी जब लार्ज होता है तो डेटाबेस बनाना पड़ता है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर हम अलग अलग करते हैं और फिर रिलेशनल डेटाबेस, ये कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं बस, ठीक है। क्लियर है Yes, भाई? sir. ठीक है, चलिए हम बहुत डिटेल में Yes, नहीं sir. जा रहे हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में नहीं गए थे, तो यहाँ पे भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, DBMS क्या करती है जनाब, पढ़ लीजिए। DBMS डेटा एंटर करती है, हाउस कीपिंग करती है। अब हाउस कीपिंग किसे कहते हैं, डेटा को जब अपडेट करना हो, जाहिर सी बात है किसी का नाम है, किसी की एज है, कोई चीजें तो डेटा अपडेट हो सकती है। डिग्री, जैसे आप लोगों का डेटा अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना है, बैकअप करना है, तो दिस इज कॉल्ड हाउस कीपिंग, ठीक है। एडिट, डिलीट, और जो भी है स्टोरिंग, ठीक है ना। तो स्टोर करने के लिए कोई स्क्रीन होगा जहाँ से आप स्टोर करेंगे। फेच करना या ऑब्टेन करना, ठीक है। कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो ये सारी चीजें टूल करके देगा आपको, ठीक है। तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टोर करने की और डिलीट करने की और ये सब होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारे सिस्टम जब आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इन पे ऑडिट भी होता है, तो इसका सारी चीजों का बैक ट्रैक भी रखता है। आपको दिखाता नहीं है लेकिन ये सारी चीजों की ऑडिट ट्रेल रखता है इसको, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
सॉरी, चलिए ठीक है। तो ये जिन लोगों ने काम किया हुआ है डेटाबेस में उनको पता है, जिनको नहीं उनको ठीक है। तो डेटाबेस में ये सारी चीजें होंगी कि आप सर एंटर ऋतिक ने काम किया है। ऋतिक ने काम किया है, तो ऋतिक आप लोगों को मजीद आप बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे काम आपको करने ही होंगे। कोई एक अच्छी सी एप्लीकेशन बनानी होगी, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी होगी, तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डिजाइन करना होगा, उसमें डेटाबेस डालना होगा, उसको मैनिपुलेट करना होगा। तो कोई डेटाबेस का कोर्स जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो वो पढ़ा रहा है तो ठीक है, लेकिन हर चीज पढ़ने से पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये सवाल जब लेके जाएंगे ना, तभी ये बहुत ही इनिशियल कोर्स है आईसीटी का। डेटाबेस होती क्या है, करते क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, फिर जब कोई पढ़ा रहा होगा तो फिर हम ये देखेंगे डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बनानी हो तो डेटाबेस क्या कर सकता है हमें, ठीक है। फिर अगर बैंकिंग के एप्लीकेशन में डेटा डिलीट हो गया या किसी ने हैक कर दिया तो उसकी कोई रिपोर्ट होती होगी, तो रिपोर्ट कैसे होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दैट वाज द लास्ट स्लाइड। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। डेटाबेस में इतना ही था। ये चैप्टर 11 है जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें से, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल से डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या चीज होती है, और फील्ड क्या चीज होती है, और फील्ड को जब हम रॉ में लिखते हैं तो पूरा डेटा कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक चीज का टेबल, फिर मल्टीपल टेबल्स, ये चीज हमने देखी, ठीक है। जैसे ये वाला स्क्रीन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? कोई चीज मुश्किल लग रही है? कोई चीज? मेरे ख्याल से तो आसान है। जिन लोगों ने काम किया खैर उनके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन कोई मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, एक मिनट जरा, लेट मी सी द मैसेजेस। क्लियर है सर? क्लियर है सर। सर सेशन कब होगा? सर सेशन कब होगा? ये अगले सैटरडे हो रहा है, 3 तारीख को अनाउंस हो जाएगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को, फिक्र नहीं करें। बात हुई है उनसे, तो ये वाले सैटरडे वो बिजी हैं जो साहब। एक्चुअली ये पलक पूछ रही है कि सेशन कब होगा। हैकिंग का सेशन, शायद वो हैकर बनना चाहती हैं। तो बहरहाल मैंने बताया था कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारे काम करेंगे, बच्चों को जहाँ गाइडेंस की जरूरत है। तो हैकिंग मेरा एरिया नहीं है, तो हमने किसी से बात की थी। अच्छा मैं ये वीडियो ऑफ कर दूं जरा, ये खामखा